हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पुनीत भटनागर। गेसु संवाद में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई है, कई ऐसी बातें हुई है जिनका असर इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन पर हुआ है। सबसे पहले तो हमारे उज्जैन के ही मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो गेसु संवाद की ओर से और इंजीनियरिंग परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ सुगबुगाहट भी शुरू हुई है कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कॉलेज में बहुत सारी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी योजनाएं हमारे कॉलेज को मिलेंगी, लेकिन साथ ही कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिससे मन मायूस हो उठता है। हमारे पूर्व प्रिंसिपल स्थापक जी के पिता का देहावसान हुआ। हमारे युवा मित्र पंकज कासलीवाल को हमने अभी अभी खोया है, और केसु संवाद की ओर से और उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के परिवार की ओर से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ सहानुभूति है हमें। और मैं ये वादा करता हूँ हम सब की ओर से कि कभी भी किसी भी तरह की जरूरत पड़ी, केसु परिवार सदा उनके साथ है। और ऐसा कई बार हुआ है, हमारे गेसु के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते रहे हैं, परिवारों की मदद करते रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ये जो टीम स्पिरिट है ये यूं ही दिखती रहेगी, चलती रहेगी। और आज हमारे साथ हैं हमारे युवा मित्र चेतन कावड़िया, मुझे कहना चाहिए एडवोकेट चेतन कावड़िया। तो चेतन, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर। बहुत बहुत स्वागत। मैं दोस्तों चेतन को मुंबई गेसु के ग्रुप में पिछले कुछ वर्षों से लगातार देख रहा हूं, और हमेशा मेरे मन में एक उत्सुकता होती थी कि ये कोई एडवोकेट गेसु के ग्रुप में क्या कर रहा है। मुझे शुरू में ये भी लगा था कि ये कोई भारी व्यक्ति है जिसने गेसु के ग्रुप में किसी लिंक के थ्रू एंट्री मार ली है। तो हम लोगों ने जांच पड़ताल भी की, कौन है भाई ये। और फिर मुझे पता चला कि चेतन हमारे गेसु के एलुमनाई हैं, 2001 में पास आउट हैं। और फिर जैसे जैसे मैं चेतन के बारे में जानता गया, मुझे पता चला कि अगर मैं समझता हूँ कि मैं क्रिएटिव हूँ और मैंने इंजीनियरिंग से बाहर रह के कुछ काम किया है, तो मेरे ख्याल से चेतन ने जो काम किया है वो उससे भी ज्यादा अलग है, क्योंकि वो तो लीगल वर्ल्ड में चले गए। तो आज जानेंगे, बहुत से लोगों के मन में ये उत्सुकता होगी कि एक इंजीनियर एडवोकेट कैसे बना, या क्यों बना, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, या उसकी जरूरत होती है क्या। दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार आप चेतन की कहानी सुनेंगे तो शायद आपके मन में भी एक इच्छा होगी कि मुझे भी लॉ सीखना चाहिए, या लॉ सीखना तो हमारे लिए भी जरूरी है। तो आज की थीम है लॉ फॉर इंजीनियर्स। और तो शुरू करते हैं, पर कानून कानून के दायरे में जाने से पहले यहाँ से शुरू करते हैं कि चेतन, कहानी शुरू कहाँ से हुई, तुम्हारा बचपन कहाँ बीता। So at the outset, my heartfelt condolences to the family of Sri Pankaj Kasliwalji. So it is very untimely and unfortunate news for us.
एंड मैं यही परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को जितनी शक्ति दी जाए उतनी कम है इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो उसके लिए हम सब उनके साथ हैं, जैसे आपने बोला। आगे चलते हुए आई वुड लाइक टू बेसिकली गिव माय ड्यू रिगार्ड्स टू यू, पुनीत सर, टू श्री संजय खिमेसा सर, श्री अजय पथिक सर। जो आप लोग कर रहे हैं दैट इज रियली कमेंडेबल जॉब, बिकॉज यू आर डूइंग एज अ वॉलंटियर कमिटमेंट। इतना बिजी होके भी आप एक कनेक्ट, तो ये गेसू प्लेटफॉर्म मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि प्लेटफॉर्म वेयर इंजीनियर्स फ्रॉम वर्ल्ड ओवर connect and they have a common thread between them, which is Government Engineering College उज्जैन। So हम उस धारा से जुड़े हुए हैं आज भी, तो इस बात का मुझे गर्व होता है। तो जहां तक सर आपकी बात है कि ये जर्नी कहाँ से चालू हुई, तो लॉ के साथ मेरा एक पुराना नाता रहा है, क्योंकि मैं जब से जॉब ज्वाइन किया तो आई वाज वर्किंग इन द लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट सेल। तो मी लॉर्ड मैं आपको यहाँ पे बीच में रोकना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट को यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लॉ की जर्नी तो हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपका बचपन कहाँ बीता? अच्छा, यस, यहाँ तक ये गाड़ी यहाँ तक आई कैसे? ठीक है, ये पहले हम जानेंगे। तो पहले ये बताओ कि कहाँ पे तुम्हारा बचपन बीता? यस, मुझे जानना ये है कि ये एडवोकेट इंसान बना कैसे। तो पहले कहानी हमेशा मैं शुरू से शुरू करता हूँ। तो इस नींव को खड़ा करने में सर बहुत लोगों का योगदान है। तो मेरा बचपन इंदौर में बीता, और हम लोग खाती वाला टैंक में रहते थे। तो कुछ मजे की बात है कि लोगों को पता नहीं हो कि वो मैं शेयर करूंगा, दैट माइट बी न्यू टू मेनी पीपल, दैट we were tenants of Sanjay Khimesa sir in Indore. So my father he worked with National Textile Corporation. स्वदेशी मिल जब इंदौर में हुआ करती थी, तो he was working there, and वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई इंदौर में। और स्कूलिंग के बाद जैसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सबके आगे आ जाता है 12वीं के बाद कि क्या करना चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क मेरे सामने भी आया। तो उस टाइम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो गेसू में पीईटी दी, एग्जाम दिया, गेसू में आ गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल क्यों, बस मैकेनिकल ही करना है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, वो भी आई थिंक आई गॉट इंस्पायर्ड बाय संजय सर, ही इज आल्सो अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो ऐसा कुछ हमें इतना तो पता रहता नहीं था 12th के बाद। So we were totally blank, you know, coming out of school, क्या करना है, जिसने जो बोला वो कर दिया। तो we got into engineering, वहाँ engineering की पढ़ाई करी 4 साल बाद। तो आपको पता होगा कि सर उस टाइम आई थिंक गेसू में भी जॉब मिलना थोड़ा टफ था, challenging period, but fortunately when we ventured out of the college, the economy took a upstick. You know, sudden uptick. There were plethora of opportunities, and after my GECU, I did my post graduation in project management from university known as NICMAR, National Institute of Construction Management and Research. So, yes. So this is long and short of this thing. Then after during my career, yes. तो यहाँ पे मतलब तुम गेसू में, जो मेरी जानकारी उसके हिसाब से 2001 में गेसू में एंट्री ली तुमने? Yes, yes, absolutely. 2001 to 2005 जी। ओके। और इसके बाद ये जो कोर्स तुमने किया, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स था? It's basically a technocrat course. Okay. It is not purely technical and not purely commercial or MBA. It's a blend of both. So in construction, actually we don't need a pure MBA guy who is disconnected from the technology. So this course is open only to engineers. Even as of today, engineers and architects are eligible
to do this course. Okay. So, and it has, when I joined it, I was the first batch of project engineering management. So again, we were a little skeptical, क्या होगा, कैसे होगा. But by grace of God, it has been a very successful course. And today it is one of the most sought after course. Engineers. So, and engineers from NICMAR are placed, in many reputed companies, and they are contributing to the progress of nation. सुपर. तो मुझे अभी बताओ कि अगेन तो तुम्हारी जो कहानी है उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे जो एक रूटीन बात होता है उससे हटके तुमने कुछ किया, मतलब जहाँ लोग जनरल IIM में जाने की सोचते हैं या IIT में जाने की सोचते हैं, तुम एक ऐसे कोर्स के लिए गए जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं थे, पहला बैच था तुम्हारा वो, है ना. एंड इवन टुडे आई थिंक हमारे गेसू के बहुत सारे लोग इस तरह के कोर्स में आज भी नहीं जाते होंगे, शायद उनको जानकारी ना हो, और आज इस संवाद के माध्यम से उनको पता चलेगा. तो मुझे खुशी है कुछ लोग आपसे जुड़कर उसके बारे में जाने. तो ये कोर्स कर लिया, तो ये कोर्स करने के बाद जॉब मार्केट में कुछ फायदा मिला? हाँ सर, आई थिंक lot of support, and I got a platform to basically to enter into industry, and thereafter इस कोर्स को ज्वाइन करने का फायदा ये हुआ कि मेरी जो पहली जॉब लगी वो एक डेनिश मल्टीनेशनल कंपनी में लगी. तो चेन्नई में मेरा ऑफिस था, एंड फर्स्टली आई वाज इंडक्टेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. नाउ अभी सडनली वहाँ का एक एनेक्डोट है, जो क्या होता है ना कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें होती है, तो वो हमें थोड़ा वी हैव टू ऑब्जर्व क्या हो रहा है. तो वहाँ क्या था, एक लीगल ऑफिसर था. अब वो लीगल ऑफिसर नौकरी छोड़ के चले गया. ठीक है, वो लीगल ऑफिसर रिपोर्ट करता था मैनेजिंग डायरेक्टर को. अब मुझे पता पड़ा कि ऐसा है, तो मेरा तो इंटरेस्ट था लॉ में और कॉलेज में उसको, और मैंने थोड़ा अपना इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ा दिया था. तो मुझे ऐसा पता पड़ा, तो मैंने उसके लिए परस्यू किया कि आई एम इंटरेस्टेड. तो उसमें जो बेसिक स्किल्स हैं वो हमें ये निकमार के कोर्स में पढ़ा दिए गए थे कि लॉ क्या होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है. अच्छा, तो लॉ वाज, यस, लॉ वाज पार्ट ऑफ योर कोर्स. क्या मर्केंटाइल लॉ, कंपनी लॉ, ये सब हमने पढ़ा. और ये सब MBA कॉलेजेस में भी लोग पढ़ते हैं. ये अलग बात है कि हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं पर इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो पर जहां तक मेरा इंटरेस्ट था इसमें, तो मैंने लीड लिया इसमें. और वहां से लेकर अभी लास्ट कंपनी मेरी थी हिटाची रेल, जहां मैं लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन में था. वहां आई वाज हेडिंग द मेट्रो डिवीजन ऑफ हिटाची रेल इन इंडिया. तो वो मेरा लास्ट जॉब था. और बिफोर दैट आई आल्सो वर्कड विद जनरल इलेक्ट्रिक. अगेन मेरा स्पेशलाइजेशन था उसमें एज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट. तो हम लोग क्या करते थे कि जैसे अब इट इज आल्सो पार्ट ऑफ लॉ कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के पहले एक कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग होती है. तो एक ये है ना कि एक आपने साइन कर दिया तो जाओ उस आदमी का साइन लेके आओ, वैसी ही बात हो जाती है. साइन कर दिया तो बुलेट इज आउट ऑफ द बैरल. इट इज एन एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. और साइन करने के बाद ही लोगों को बहुत सारी चीजें पता पड़ती है कि जो उन्होंने नहीं करनी चाहिए. अब हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों को ये बताते हैं कि यार ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए. तो ये सो एक होती है मेडिसिन आफ्टर यू गेट डिजीज, एंड एक प्रिवेंटिव जॉब होता है, एक करेक्टिव होता है एक्शन. तो वी यूज्ड टू वर्क इन बोथ द कैपेसिटीज. हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते थे और कॉन्ट्रैक्ट के बाद डिस्प्यूट्स आ जाते हैं पार्टी में, तो वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काम भी हम लोग ही करते थे. तो क्लेम्स बनाना. यहाँ पे एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये लगा कि मतलब अब एक इंसान का जो पर्सनल उसका इंटरेस्ट है वो कैसे आता है, कि जो अभी तुमने कहा कि MBA में मर्केंटाइल लॉ, लेबर लॉ और बाकी लॉ तो सब लोग पढ़ते हैं. मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी MBA किया और मैंने भी ये सब लॉ पढ़े, और मेरे लिए सबसे कठिन चीजें वही हुआ करती थी. लेकिन मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया आगे. लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि कोई लीगल ऑफिसर चला गया है, तुम आगे बढ़कर तुमने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा.
अब तुमने ये भी बोला था कि वो लीगल ऑफिसर डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम करता है, तो मुझे बताओ क्या तुमको भी डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला? सर डायरेक्ट नहीं, but indirectly yes, I used to participate in meetings. I worked in the, उसमें क्या रहता है सर, टेंडरिंग एक टीम रहती है, तो टेंडरिंग टीम आई वाज पार्ट ऑफ. I was assisting my boss and he was reporting to managing director. तो ऑब्वियसली हमारा कनेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर से अच्छा हो गया था इसी, और कस्टमर इंटरफेस होता है, उसमें नेगोशिएशंस होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस, बिलीव मी, दे आर वन ऑफ द टफेस्ट. आई थिंक हमारे गेसू में भी काफी लीडरशिप रोल पे लोग हैं, तो they must be doing contract negotiations and they are high value contracts. ओके, या बड़े-बड़े प्रोजेक्ट तो मतलब वो करोड़ों अरबों के होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और उसमें लीगलिटीज इंपॉर्टेंट होती है. मैं तुमको अभी तुमने जब कहा, और मैं जब खुद की जिंदगी में उसको देख रहा हूँ, तो जैसे हम यूनिलीवर के लिए हम लोग एडवर्टाइजिंग करते थे, एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाते थे, तो वो रिलीज होने के पहले वो भी लीगल टीम के पास जाता था. दे वुड गो थ्रू आवर स्टोरी बोर्ड, और पूरी हमारी जो कहानी होती थी, हमने जो क्लेम किया है कि इस प्रोडक्ट में एक्स है, वाई है, जेड है, जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी या आप हेल्दी हो जाएंगे, दे गो थ्रू एवरीथिंग. जब तक उनका सिग्नेचर नहीं होता था, वो कैंपेन रिलीज नहीं होता था. तो दैट्स करेक्ट. लीगल सिग्नेचर आई थिंक इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. तो सर एक होता है उसमें नो गो डिसीजन, गो और नो गो. So go or no. Basically, we give a basis to the management to take a calculated or informed decision. So मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग बहुत रिसर्च करते थे, यूनिलीवर बहुत रिसर्च करता था, और सब जगह से निकलने के बाद हमारा कैंपेन आता था, तब हम और ब्रांड मैनेजर दोनों डरे रहते थे कि लीगल टीम इसके ऊपर सिग्नेचर करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि अगर ये नो गो हो गया तो हमको फिर से काम करना पड़ेगा. एंड बट आज तुम्हारे साथ बैठता हूँ तो मुझे बहुत खुशी लग रही है, मुझे डर नहीं लग रहा. I can tell it. And now I also know कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, जिसके बारे में तुम बताओगे आज हमको, है ना? Yes. तो तुमने करीब कितने साल जॉब किया? So it is almost 15 years I spent in the industry. Most of the time. अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आज फ्लेम यूनिवर्सिटी में एक वर्कशॉप करने के लिए आया हुआ हूँ, और उन्हीं के गेस्ट हाउस से बात कर रहा हूँ. तो बीच बीच में अगर ये कुछ लाइट अगर जाती है, सिग्नल डाउन होता है, तो उसके ऊपर मेरा बहुत कंट्रोल नहीं है. बट यू बी विद अस, और अगर कहीं बाय चांस मैं कुछ पलों के लिए गायब भी हो जाऊं तो बात करते रहिएगा. एंड सो I am just giving you a context, okay? हाँ, तो इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि तुमने ये जितने साल काम किया, ज्यादातर काम में कहीं ना कहीं लीगल, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडरिंग ये इन्वॉल्व रहा. Yes. है ना? और करीब 14-15 साल तुमने इंजीनियरिंग फर्म्स में काम किया है एज इंजीनियर, बट वर्किंग मोस्टली ऑन दी legal aspects of things and projects. Okay. Yes, that's right. तो एक तरह से तुम आधे एडवोकेट तो बन ही गए होंगे उस एक्सपीरियंस के आधार पर. सर आधा डॉक्टर तो कुछ होता नहीं है. हाँ, ये बात. पेशेंट भी आईसीयू में रहेगा और आधे डॉक्टर को आप बुला लें तो फिर पेशेंट भी खड़े होकर भाग जाएगा. हाँ, तो ये कब लगा कि अब तो खुद को ही एडवोकेट बन जाना चाहिए? ये तब लगा सर, मैंने फिर ड्यूरिंग द जॉब, बिकॉज ऑफ माय ओन इंटरेस्ट एंड पैशन, एंड आई एंटर्ड इनटू अ लॉ कॉलेज. तो मुंबई में कॉलेज जितेंद्र चौहान लॉ कॉलेज, उस टाइम इवनिंग क्लासेस हुआ करती थी. प्रिविलेज मुझे मिला, आजकल नहीं होती है, पुराना बैचेस में होती थी. तो मैं 6 बजे जैसे ही जॉब छूटता था, आई यूज्ड टू रन. मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे को नॉलेज गेन करना है. मेरे को ये नहीं थी कि आई जस्ट वांटेड अ डिग्री एंड पुट इट ऑन अ वॉल. तो अब मेरे पास डिग्री आ गई, और वो डिग्री मेरे को थोड़ा परेशान कर रही थी घर पे कि क्या करना है इसका. तो मैं आई थिंक आई वाज वेल सेटल्ड, मेरा जॉब चल रहा था. बट आई थिंक आई टुक अ डिसीजन कि नहीं, आई विल एंटर इनटू प्रैक्टिस. तो या सो
it was just before COVID I took this decision, और उसमें मेरा फैमिली का मेरे को बहुत सपोर्ट था, क्योंकि आप सोचिए कि आप एक वेल सेटल जॉब में हैं, आप कंपनी के दामाद ही तरह के हो जाते हैं, आपको मेडिक्लेम भी मिलता है, आपको गाड़ी भी मिलती है, आपको फैसिलिटीज भी मिलती है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। तो वो दिन था जब मैंने जॉब छोड़ा, और आज का दिन है, तो मेरे लिए तो कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं रहता है। और इनफैक्ट कोविड में भी मैंने जितना काम किया है, because as an advocate we were allowed to travel, you know, and go to courts. नहीं तो यहाँ बीच में एक मिनट रुकते हैं। तो तुमने जॉब छोड़ा, एक इंजीनियरिंग का जो जॉब था, 15 साल का तुम्हारा एक्सपीरियंस था, जो काउंट होता है और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और तुमने स्पेशली बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट टेंडर्स पे काम किया। तो इसके बाद खुद का काम चालू किया या कहीं पे जाकर जॉब किया? सबसे पहले तो मैंने एक रिनोन्ड लॉ फर्म में प्रैक्टिस किया 3 साल। क्या एमवी कीनी लॉ फर्म। क्या नाम था? एमवी कीनी। So it is named after its proprietor, Mr. M.V. Kini, who passed away just this year, and he is considered as a legend in the field of law. And I again got a privilege to work closely with him. So he was the owner, and there were 100 lawyers with him. But I got a privilege to work closely with him because I was engineer. You are an engineer, okay? Yes. Okay. So तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी और है कि वो जब जॉब छोड़ने के बाद तुम ये एज एन एडवोकेट आए, तब तुम्हारे कुछ पैकेज पे कुछ फर्क पड़ा था या सेम था, कम था, ज्यादा था, क्या रहा? देखिए, एक कहावत है कि यू शुड नेवर आस्क वुमेन्स एज एंड मेंस वेज। ओके, मेरे ख्याल से मैं पूछ नहीं रहा हूँ कितना है, नहीं पूछ रहा हूँ, पर भाई लोगों की जानकारी के लिए financial difficulties, of course there were ample of difficulties, but still I was able to survive thanks to my wife, my father, mother, parents, who contributed to my stupid decisions. You know, that's why I want to underline कि जब हम इतने बड़े डिसीजन लेते हैं तब कहीं ना कहीं पूरा परिवार शामिल होता है, और अगर हमारा पैशन है और हम करना चाहते हैं तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। yes. तो आई थिंक आई जस्ट वांट टू अंडरलाइन दैट। तो एमवी किनी के साथ काम किया, वन ऑफ द लेजेंड्स, तो वहाँ पे भी फिर सीखने को मिला। तो आई थिंक समवेयर यू आर लकी दैट मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ भी कहीं काम करने को मिल रहा था, लॉ फर्म के जो प्रिंसिपल हैं उनके साथ भी काम करने को आपको मौका मिला। तो फिर ये खुद का ही कुछ करता हूँ, ये कीड़ा कब चालू? सर, आजकल ये वर्ल्ड तो आप लोगों को, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इट्स अ डिस्ट्रप्टिव मार्केट। आप लोग इतना काम करते हैं कि यानी टाइम किसके पास रहता है? तो आप इतना, हमें सीखने के लिए भी टाइम नहीं है, तो वी हैव टू वर्क अराउंड द क्लॉक। और लॉ प्रोफेशन में सर एक कहावत है कि यानी इट्स अ जेलस मिस्ट्रेस। तो ऐसा है कि ये आपसे इतना समय लेगी कि आपके पास दूसरी चीजों को देने के लिए कोई समय नहीं रहेगा। That is why it is called a jealous mistress. So now jealous mistress. Okay. Yeah. So on lighter note, now उसके बाद ऐसा था कि सर इसमें लॉ में सीखने को बहुत सारा है, यानी आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए there is no I mean limit. You can क्रिमिनल लॉ है, सिविल प्रोसीजर कोड है, फिर आपका एविडेंस एक्ट है, ये तो आपके मदर ब्रांचेस होगी जो डिसिप्लिन हो गए सब्जेक्ट्स। उसके बाद आप कॉर्पोरेट लॉ में एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लॉ में कर सकते हैं। उसके बाद आप आजकल साइबर लॉ एक फील्ड आ गया है, और एनसीएलटी कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बॉम्बे में कितनी कोर्ट्स है। तो मेरा तो सर ऐसा था कि मुझे तो सीखना है, तो मैं अपना जो भी काम आता था तो मैं उसमें पूरा इंटरेस्ट जान लगा देता था, और अपन पढ़ते थे और काम करते थे। तो फॉर्चुनेटली जब मैंने काम किया तो एक आपको क्लाइंट से भी फीडबैक मिलता है। तो आई अपीयर्ड एज अ काउंसिल फॉर इंडियन नेवी इन देयर आर्बिट्रेशन केसेस। So that was a big achievement for me, and because I am the first techno legal consultant. Techno legal is a
That must be a new term for you. But techno-legal means one must have an engineering background before law. So अब इंडियन नेवी था, उसका पब्लिक टेंडर हुआ इस चीज के लिए, तो कोर्ट्स वर इनवाइटेड फ्रॉम एवरीवेयर अक्रॉस द इंडिया, एंड आई आल्सो applied for that opportunity. In a competitive bidding process, I was selected as a techno legal, and I did a good job for them. They won that arbitration case, और इसी तरह बाकी arbitration case जहाँ मैं involved रहा, तो I mean by God grace मेरा success ratio आज तक अच्छा है. तो उसके बाद जैसे secure legal मैंने अपना एक firm बनाया. कौन से ईयर में बनाया? So this is in 2021. Yeah. 21-22 के बीच में बनाया. तो सिक्योर लीगल मेरा जो लॉ फर्म है, तो वी आर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट. तो हम लोग डील करते हैं एनसीएलटी मैटर्स में. मैं क्रिमिनल लॉ भी करता हूँ, मैं बेल के मैटर में भी अपेयर होता हूँ, मैं हाई कोर्ट में, मैं पेटेंट लिटिगेशन में भी अपेयर हो चुका हूँ. और हमारा एक लैंडमार्क जो केस है वो है ट्राइपारुलेक्स वर्सेस सीटीआर. थोड़ा सा सिंपल भाषा में जरा समझाना. सिंपल भाषा में, हम तो सब टेक्निकल लोग हम समझ जाएंगे. तो एक ये ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर होता है, तो उसके साथ एक अपैरेटस लगता है, सेफ्टी अपैरेटस बोलते हैं जिसको, विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन इंजेक्शन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम. तो इसका एक कंपनी ने पेटेंट ले रखा है, एक मेरा क्लाइंट है, मेरे क्लाइंट ने भी पेटेंट ले रखा है. अब कोई टेंडर हुआ, टेंडर में मेरे क्लाइंट को जॉब निकला, तो दूसरी कंपनी ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ एक इन्फ्रिंजमेंट सूट डाल दिया कि नहीं, ये आपने मेरा पेटेंट को वायलेट किया है बाय बिडिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट. तो वो केस गया हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में वो सिंगल बेंच के पास गया. नाउ यू विल नॉट बिलीव that because being this first case for me, I took it very seriously and put a lot of efforts into it. But मेरे को वहाँ सिंगल बेंच से निराशा मिली, डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया. बट मेरिट्स मेरे साथ थे, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि इसको मैं अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना होगा तो जाऊंगा मैं, और आई विल गेट दिस ओवरटर्न. फिर हम अपीलेट ब्रांच में गए. अपीलेट ब्रांच में बेंच में ये केस लगा जस्टिस श्रीराम और जस्टिस राजेश पाटिल के सामने, और वहां वी गॉट आवर फर्स्ट सक्सेस. दिस जजमेंट ऑफ सिंगल बेंच वाज सेट असाइड बाय डिवीजन बेंच, और वो एक काफी बड़ा लैंडमार्क हमारे लिए था, एक माइलस्टोन था. और ये जजमेंट भी रिपोर्टेड जजमेंट है, और रिपोर्टेड जजमेंट है. उसके बाद सामने वाली पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी गई. सुप्रीम कोर्ट में दे आई मीन एंगेज्ड मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल, बट इट वाज प्लेस्ड बिफोर जस्टिस खन्ना, जो अभी सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट में. तो ही रिफ्यूज्ड टू इंटरव्यू in this matter. So yeah, luckily this was sent back to high court, and yeah, so their our civil appeal was rejected over there. So ये एक अच्छा, that was a good milestone for you, first success and big success. Okay, तो मुझे बताओ, तो उसमें टेक्नो लीगल कहाँ आता है, मैं आपको बता रहा हूँ. हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ. ये पूरी चीज ट्रांसफार्मर और ये, अब आप किसी लॉयर के पास जाएंगे जिसको एबीसीडी नहीं पता ट्रांसफार्मर की, तो आपका क्लाइंट भी ऐसा घबरा जाएगा, यार कहाँ आ गया मैं. That is why you need to, I mean, clients also look for somebody who understand the subject. ऐसा है. तो ये यहाँ पे मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहा है. yes. तुमने बिल्कुल सही कहा. अगर किसी को मालूम ही नहीं है कि टेक्निकली वो चीज है क्या, और उस पेटेंट का मतलब क्या है एग्जैक्टली, उस तो वो कैसे लड़ेगा वो केस, वो कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकता है पूरे कन्विक्शन के साथ. तो क्या जज लोगों को भी इंजीनियरिंग आती है क्या? सर, इसमें मैं यही कहूंगा कि वी आर लकी इन इंडिया टू हैव सम ऑफ द वेरी फाइनेस्ट जजेस. और बॉम्बे हाई कोर्ट में तो हमारे पास बहुत ही अच्छे जजेस हैं.
And Okay. there are of course always exceptions, but engineering नहीं भी आती, but they will get into each and every technicality. और law में सब provisions भी रहते हैं. One can appoint an expert, get an affidavit or expert witness जिसको बोलते हैं, take assistance from expert. पर जो आप बोल रहे हैं कि जज को भी नहीं आती, तो जज जैसे अब सिंगापुर में एक टेक्निकल कोर्ट अलग रहती है, तो वो इंडिया में नहीं है अभी. जैसे अभी कंस्ट्रक्शन लॉ में कोर्ट, अभी आप जो बोल रहे हैं कि यार किसी ने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, अब उसको हम एक ऑयल एंड रिफाइनरी का डिस्प्यूट और लिटिगेशन पकड़ा दें, तो वेदर ही विल बी एबल टू डू जस्टिस. तो इसलिए आजकल मेरे ख्याल से सर लॉ इज गेटिंग ओपनड अप. इट इज नो मोर ओनली द bastion of lawyers. In fact, even engineers without LL.B degree are becoming arbitrators. अभी मैं आज एक arbitration में था. I appeared before a tribunal. So the entire tribunal was technical tribunal. With a little law background. So that is the benefit of having technical knowledge. Okay. तो अब मुझे बताओ कि इससे कुछ और एक दो तीन कुछ हमको केस स्टडीज बताओ, सो दैट आवर फ्रेंड्स कैन अंडरस्टैंड कि लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है, एंड व्हाई दे शुड वर्क विद एडवोकेट्स लाइक यू. यस सर. तो इसमें एक चीज अपफ्रंट कहूंगा मैं कि अगर आपको जस्टिस चाहिए, तो यू नीड टू हैव पेशेंस. अगर आप सच के साथ हैं, तो ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, पर आपको पराजित नहीं करेगा सच. तो ऐसे ही एक हमारे क्लाइंट है, तो उनके साथ कुछ धोखा हुआ जब उन्होंने बॉम्बे में फ्लैट खरीदा. फ्लैट भी बहुत अपस्केल फ्लैट था, 2.5-3 करोड़ का. तो उन्होंने बड़े बिल्डर से फ्लैट खरीदा. तो उस केस में मैं अपेयर हुआ. तो अब जैसे अगर आपके साथ धोखा होता है, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, मेरी याद से बहुत लोग हमारे साथ जो अभी जुड़े हैं गए भी होंगे, तो पुलिस तो आपको कुछ एंटरटेन करेगी नहीं. तो इंडिया में एक पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है. ठीक है, जब तक अच्छा चल रहा है तब तक आपको लॉयर की जरूरत नहीं है. और मैं भी यही किसी के लिए नहीं चाहूंगा कि वो उसको लॉयर की जरूरत पड़े, एक्सेप्ट कॉर्पोरेट मैटर्स जहां आपको एडवाइस के बगैर आप कुछ काम कर ही नहीं सकते. अगर आपको ग्रो करना है तो यू नीड अ गुड कॉर्पोरेट लॉयर. बट एक हमारे जो बाकी चीजों में समथिंग इज एवरीथिंग इज गोइंग नॉर्मल, यू डोंट नीड टू विजिट अ लॉयर. बट अगर आपके साथ कुछ हो जाता है और आपके पास सच्चाई है, तो ओनली लॉयर इज योर बेस्ट फ्रेंड. अ गुड लॉयर इज योर बेस्ट फ्रेंड. फिर आपको कोई दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा. एक गुड लॉयर ही विल बी हेल्पफुल टू यू. तो उसमें क्या हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ. अब उन्होंने 2019 से लेके 2015 से लेके इनफैक्ट काफी उन्होंने दर वो गए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ. तो इवेंचुअली हमने एक मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च की. कोविड का टाइम था. कोविड के टाइम में मैं बोरीवली कोर्ट जाता था, अपेयर होता था. अब इसमें तारीख पे तारीख तो आपको पता है कोर्ट में होती है. बट एज अ लॉयर वो कोर्ट का सीन आपको फिल्मों में अच्छा है, बट एज अ लॉयर व्हेनेवर आई गो टू कोर्ट, आई assume that I will be at serial number 1. I have to go always prepared. I don't go for taking dates. Okay. तो अब वहां क्या हुआ कि ये प्राइवेट कंप्लेंट में एक प्रोसीजर रहता है कि पुलिस की रिपोर्ट मंगाते हैं. तो 202 सीआरपीसी में पुलिस की रिपोर्ट मंगाते हैं. तो पुलिस ने पहले एकदम एक फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बना के दे दी. उसमें मेरे क्लाइंट का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं किया, वन साइडेड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए, जो एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया, और उसने एक रिपोर्ट बना ली. उसमें मैंने एक प्रोटेस्ट पिटीशन लगाया. वो प्रोटेस्ट पिटीशन लगाने के बाद और उस दिन मैंने 1 घंटा बोरीवली कोर्ट में आर्ग्यू किया मैटर. ओके. जिसके बाद वो बिल्डर के अगेंस्ट 420 का चार्ज लगा और आज उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकल चुका है.
I will not name on anonymity basis. I will tell it. It is a fact. तो ये एक क्लाइंट के लिए भी एक तरह की जीत थी कि कहीं ना कहीं से अगर आपके साथ हुआ है तो सामने वाला should not get away. If there is a rule of law, it has to be applied to everybody. But एक unfortunate state of affairs है कि हमारे जो कि कहीं हद तक सही भी है, only rich and affluent class gets the justice. बिल्कुल ये एक तरह का सेंस सोसाइटी में है, बिल्कुल सच है। तो ये एक केस है जहाँ पे तुमने किसी बहुत बड़े बिल्डर के सामने खड़े होके अपने क्लाइंट के साथ, जिसका शायद इतना बड़ा माइट नहीं होगा, उसके साथ तुमने खड़े रहे उसको जीत दिलाई। तो थोड़ा सा पर अगर हम जाएं टेक्निकल साइड में, तो मुझे ये बताओ कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल के कुछ केस स्टडीज बता सकते हो जहाँ पर तुम्हारे इंटरवेंशन के कारण क्लाइंट को कुछ बड़ी हानि से रोका जा सका, या मतलब उसमें क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, तो सो दैट पीपल, मैं ये चाह रहा हूँ कि आज के इस संवाद से हमारे इंजीनियर्स को ये समझ में आए कि लॉ आना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। या अगर हमको नहीं आता तो हमारे साथ एक चेतन जैसा कोई अच्छा लॉयर होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लग रहा है उनको भी लॉ की बहुत जरूरत है, उनको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे केस स्टडीज बताओ जहाँ पे हम टेक्निकल साइड से लॉ को देख सके। तो इसमें एक जस्ट एनेक्डोट रिसेंट वाला बताता हूँ मेरा, which is also one of the success stories of Secure Legal, is एक सिविल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है। अब कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है ना, उसमें सिविल इंजीनियर्स हैं, तो सिविल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कस्टमर के साथ। अब आपने सिविल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं करी कि कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। आपको ये लगा कि हाँ कस्टमर में फंडिंग हो रही है, बाहर से काफी पैसा आ रहा है और मेरे को एडवांस पेमेंट दे रहा है वो, है ना, विदाउट अ बैंक गारंटी, और इसलिए मैं तो काम पे लग गया। मैंने 6-7 महीने काम कर दिया, मैंने अपने घर से पैसे लगा दिए उस प्रोजेक्ट में। बाद में पता पड़ा 7 महीने का मेरे को पेमेंट हो ही नहीं रहा है। एडवांस पेमेंट के बाद उसने मेरे को एक फूटी कौड़ी नहीं दी और मेरा 2.5 करोड़ रुपए उसमें लग गया। अब मैं क्या करूंगा? तो वहां एक अभी एनसीएलटी में प्रोविजन है टू फाइल एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो कॉन्ट्रैक्टर बिकम्स एन ऑपरेशनल क्रेडिटर, ही फाइल्स एन एप्लीकेशन। तो वो हमने फाइल की एनसीएलटी में एंड इट गॉट एडमिटेड, एंड उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी है जिसका, क्योंकि इसमें क्या है सर, आजकल आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका पैसा कहाँ से आएगा। किसी ने बोल दिया पर उस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको प्रॉपर एडवाइस देनी चाहिए कि उसका क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। क्योंकि उसने काफी लोगों को, उसने जो ये कंपनी का नाम बता रहा हूँ, बॉम्बे में करीबन 2000 हाउस बायर्स है, होम बायर्स, उनको ठगा है, और करीबन 50 से ज्यादा ठेकेदार होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे जो उनके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में काम करते हैं। छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, इसके 20 प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो और चाइनीज इसका इन्वेस्टर है, तो उसके लिए हम अभी फाइट कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी फाइट कर रहे हैं। वी आर आल्सो फाइटिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट, वी आर अपोजिंग द बेल एप्लीकेशन, एन एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल्ड बाय चाइनीज प्रमोटर्स। तो ये एक दूसरा केस है। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मैं आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड ये बताता हूँ कि पेटेंट में काफी स्कोप है इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इंजीनियर्स के अलावा कोई अप्रिशिएट कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और अभी पेटेंट में भी आई थिंक वी आल्सो हैव लॉट ऑफ आई मीन गुड पीपल। विदेश कासीवाली भी है, हु इज माय सीनियर, who is doing a fantastic job in patent law in America. But Indian patent law is not as good as America. यहाँ पेटेंट फाइल करते हैं तो साल, कभी 5 साल, कभी 20 साल में आता है, और it has to go multiple layers. So there is a strict procedure
how to go for a patent. So that is patent prosecution. और prosecution में एक बार patent grant हो गया, तो उसके बाद कोई भी infringement होता है, तो there is a patent infringement, which is litigation. तो उसमें भी काफी स्कोप है, जैसे मेरा अभी एक्सपोजर हुआ है इसमें, लिटिगेशन में हुआ, और प्रोसिक्यूशन भी हम करते हैं। मैं ट्रेडमार्क भी करता हूँ, ट्रेडमार्क लिटिगेशन करता हूँ। मेरा बॉम्बे हाई कोर्ट में आई एम अपियरिंग एज अ काउंसिल इन लॉट ऑफ ट्रेडमार्क लिटिगेशन। और इसके अलावा आर्बिट्रेशन। अब देखिए सर, डिस्प्यूट होता है, नाउ कोर्ट्स आर फ्लडेड, कोर्ट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। अभी कोर्ट के सामने क्या है कि हस्बैंड ने वाइफ के लिए चाय नहीं बनाई, तो क्या वो क्रूएल्टी है? तो ये क्वेश्चन उनके लिए अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी किसी पॉलिटिशियन को बेल देनी है नहीं देनी है। तो ये लोग इसी चीजों में व्यस्त रहें, और हम तो चाहते ही इसी चीज में व्यस्त रहें, ताकि जो सेटलमेंट की चीजें हैं दैट कैन बी डन इन अ एमिकेबल फोरम और अ मोर कंड्यूसिव मैनर इन थ्रू आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। So that is one area which is of interest for engineers, and I'll encourage engineers, more and more engineers, to join this discipline. तो इसमें specialized certificates भी होते हैं। So as a construction law, one can always, क्योंकि सर इसमें मैंने जैसे initially before कहा था start of the proceedings today कि सिर्फ law आने से आप you cannot do justice to a subject matter. आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो आई मीन इंजीनियर who will know better about refinery or railway project or bridge or तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आज की तारीख में हो रहा है, एंड बिलीव मी, NHAI के प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, रेलवे के ले लीजिए, और यू नो एयरपोर्ट अथॉरिटी, so thousand crores are rupees are stuck in dispute between the parties. But अभी arbitration act is reformed, I think decision आपका जल्दी आ जाता है, but there are lot of challenges. अभी मैंने जैसे एक चीज बोली थी, law is only for the rich and affluent. तो आप अगर बड़े कॉन्ट्रैक्टर होंगे तो आपको मिल जाएगा, पर आपका कॉन्ट्रैक्ट सपोज अंबानी के साथ हुआ, अदानी के साथ हुआ, आप नहीं कर पाएंगे परस्यू, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, कंडीशंस क्या है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। फिर आपके लिए दूसरे चैलेंजेस है कि आपको उनके साथ रिपीट जॉब करना है, नहीं करना है। सो ऑल दोस फैक्टर्स वी कंसीडर, एंड देन वी एडवाइज व्हाट इज द बेस्ट प्रोपोजिशन फॉर सेटलिंग द क्लेम और डिस्प्यूट्स। तो मैंने बीआरसी में भी काफी लेक्चर्स दिए हैं सर इस बारे में, और बीआरसी हैज बीन माय क्लाइंट, और बॉम्बे ये बस बीईएसटी, ये भी दे हैव बीन माय क्लाइंट, या सो इंडियन रेलवे इज माय क्लाइंट, सो आई एम getting a lot of arbitration cases for them. और वहाँ मेरा सक्सेस रेट being appearing from the government, it is always difficult, क्योंकि you are I am up against formidable you know lawyers and well established law firms, DSK Legal, Link Legal, अमरचंद मंगलदास, और क्योंकि सर ये कंपनी बड़ी है, L&T हो गई, सीमेंस हो गई, एल्स्टॉम हो गई, है ना, तो ये लोग they can afford big team। अब हम गवर्नमेंट तो वही जो गवर्नमेंट मिलता है, बट देयर आल्सो वी आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। अभी तक मैंने जितने मैटर्स हैंडल किए हैं, आई हैव गिवन फेवरेबल रिजल्ट्स टू माय क्लाइंट्स। ग्रेट ग्रेट। तो इसका मतलब है तुमने डिफेंस के लिए भी काम किया है, नेवी के लिए भी काम किया है, रेलवेज के लिए भी काम किया है, बेस्ट के लिए भी काम किया है। तो आई थिंक इन ए सेंस यू आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशन बिल्डिंग इन some way, but I am not contributing to my personal wealth. That is my main point. Yes. क्योंकि गवर्नमेंट के लिए काम करने से पैसा नहीं बनता है, पैसा नहीं। बट हाँ, मेरे प्राइवेट क्लाइंट्स भी हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आई एम एडवाइजिंग देम इन काकरापाल एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। या श्योर, बट मैं बोलूंगा कि अभी एज ए लीगल फर्म यू आर इन वेरी इनिशियल स्टेजेस राइट नाउ। अभी कितना 2.5-3 साल कितना हुआ है सर? ओवरऑल मेरे को 5 साल हो गए आफ्टर टेकिंग 5 साल। ओके, हाँ, तो even then as a law firm when you are fighting with the best, so I think fighting against the best legal minds itself is a great opportunity, great learning, and I'm sure
you will earn also a lot. क्योंकि this is possible because of a good team. We also have 7 lawyers with us. तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि दो चीजें हैं कि एक तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, वो तो एक चीज हो गई, पर एट द सेम टाइम लॉ में लगातार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, लगातार कुछ नई पॉलिसीज आती है, नए फैसले आते हैं. यू हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, इजंट इट? Yes, of course. So every day you have to stay updated. And yeah, it is like any other field. I will not say only law, but to stay relevant in any field, you need to be updated. So आजकल मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर में तो this is at next level because retirement has reduced. I mean, people with whom I interact, they tell me after 40, it is very difficult to survive in a at a very senior position in any software company unless you are highly skilled and updating yourself. Yeah, so that is there in law as well. And also कितने लोग yes बताइए, बोलिए. Also just think out of the box. That is also very important, as you rightly coined the term creativity. So creativity, I think, is applicable to our profession also. So how to do things in a different manner, in a better manner. So that is very important. Yeah, and I think even to interpret the law, I think a lot of creativity is involved there, because I think a good lawyer can make a lot of difference. Yes. Isn't it? So how you present the case, that is very important. How you give evidence before court. So yeah. I'm a big fan of this US lawyer Gary Spence. Okay. Who was a criminal lawyer and who never lost a jury case in his life, and it's fantastic. He believed in storytelling, and he said how you frame, like when you say how you frame the whole case makes a lot of difference. What story you are telling, so I learned a lot about storytelling from that lawyer by reading his books, and so I think most people are confused that law is only about section ye, dhara ye, वगैरह. But I think there is a human side to it also. And so tell me, how many people are there with you right now in your law firm? So we have 7 people. There's a chartered accountant also who is an insolvency professional. So he is adding his Roy Croy, he's adding the corporate practice in our law firm, and there are 4 associates working under me. Yeah, and that is in short the size of team. There are 2 technical persons who are assisting me in arbitrations. And as you said, from where you just stopped, I'll pick it from there. When you said that the traits, that it is not only about sections. This profession, I will thank this profession because it teaches you to be humble, and it also teaches you how to present before other people. It teaches you a lot of humility when talking to people. So that is a beautiful, I will say, thing of, or the side products of law. It's not only that you will become a good lawyer, but if you are on the correct path, because you should not be liar, you should be only lawyer. You are on the correct path, so you will get good benefits from this profession. So this yes. So now I will put you into, जैसे अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे बैठाते हैं ना, I want to put you on the hot seat or the mentor's seat, and I will ask कि अगर हमारे इंजीनियर्स लोग जो हैं उनको
क्या करना चाहिए लॉ के सिलसिले में? उनको क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्या उनको सीखना चाहिए? कम से कम बेसिक्स क्या सीखना चाहिए? जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको कोई कोर्स करना चाहिए क्या? कौन से कोर्स करना चाहिए? थोड़ा सा let us use this time to mentor them. Yes, absolutely. सर अभी एक रिसेंटली अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि this construction law should be made as should be necessarily made a subject in law school because there is a huge demand for teaching law to engineers. Okay. And vice versa is also true. Teaching engineering to law. Okay. So, because all these big councils, they don't have the engineering degree, but they appear in high-stake engineering matters. Okay. So you think there is a lot of demand, potential demand for? There will always be a demand. Engineer. Okay. Absolutely. Okay. There's a huge gap, and it will never be fulfilled. I'll tell you. Okay. Yeah. Okay. Why you are using word like never? Because sir, disputes, if you see the statistics, today's statistics, the disputes which are stuck in litigation, they are the worth, the value is thousands or lakhs of crores. Oh, okay, okay. To resolve dispute of lakhs of crores, at least you need a lakh of engineers. Okay, okay. So yes. there could be huge demand. Yes, yes. So you think engineering colleges should also do some integrated courses where law is taught to engineering students? Absolutely, sir. This is a high time. I think engineering college must think about it. Okay, okay. So till those courses happen, are our alumni who are already in the jobs, who are doing engineering work, what should they learn basically? What part of law at least they should be aware of? So as I said, sir, there are two things. One is, corporate practice. So anybody who is at a leadership role, they need an advising hand. Because to take any decision, they want some basis. They want to according to which they can take an informed and a calculated decision. So there we do a lot of opinion works. We give opinions to corporates. So opinion can be on any law passed by the government. Opinion can be on a judgment passed by Supreme Court, High Court. What will be the implications? Opinion can be for entry of foreign company into India, or venturing into a particular sector, sector specific. So everybody wants to make sure that they are within the legal framework and fully complying with the law. So for that, there's something called corporate practice, which we do. Yeah. So that's for instance to make things simple to understand. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं किसी के साथ, तो हमें ये देखना चाहिए कि उस पार्टी पे क्या क्या लीगल केसेस चल रहे हैं, है ना? Because many times contracts are being signed on high spirits in good venue, 5-star hotel, where you will have a good chemistry with each other. But after you sign a contract, you get to know that there are 10 litigation cases against him. Okay. And that will affect your business. And that is a very big impact. Okay. So to avoid these aftershocks, I mean, at that time, you will think, why to spend on lawyers, that unnecessarily, we can avoid this cost. But it will be a penny wise and pound foolish kind of decision. So
Also a stitch in time saves 9. So that is also I mean, vision should be there. Okay. Yeah. Correct. So this is about corporate practice where you are suggesting that they should go to a lawyer. But before going to the lawyer, what the engineer himself herself should know. What I want is, you had a natural instinct to learn law or to understand law. But those people who doesn't want to become advocates, say, okay, what they can learn, what are the basics they should be aware of? This is what I'm asking. So for them, my advice will be: see, battles are not won in one day. So the role of engineer becomes very important for successful completion of his project or task, and he is responsible for his relationship with each and every stakeholders. Yeah. Like a person who is handling a contract. Say the contract is for construction of a highway. So he has to deal with various stakeholders. He has to deal with government authorities. He has to deal with the subcontractors. He has to deal with the law enforcement agencies. So the record keeping is very important. Okay. So because, see, ultimately law is based on evidence. Tomorrow if something wrong will happen, so what court will look for is evidence. Evidence cannot be created in one day. So engineers, I'll tell you, they are very good in good record keeping, good contract management. So contract management is and the best practices which they need to adopt. So engineers can do a marvelous job in avoiding the dispute. Why to get into dispute? So dispute avoidance is something where I think there's a lot of scope for engineers. Yeah, that's a good point. Yeah, good point. And so if they understand law, legalities, it will help them to put details in certain formats and what details to put, how much of it is important. And इसमें एक बहुत ही मजेदार जजमेंट याद आ गया मेरे को. अरे क्या बात है. जैसे उसको एक सिंपल भाषा में मैं समझाता हूँ. तो अब वो कोर्ट के रिमार्क्स थे. एक डिस्प्यूट आया था. तो कोर्ट ने ये रिमार्क किया कि जो इंजीनियर रहता है, पहले तो वो पेन नहीं उठाता है. उसको कोई डिसीजन लेना होता है तो वो उसको अवॉइड कर देता है कि यार अभी मैं लूंगा तो मेरे पे इंक्वायरी बढ़ जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल है ना. तो मैं क्यों लूं, मेरा तो रिटायरमेंट पास में आ रहा है. तो मैं बाद में लूंगा. तो ये जो मेंटालिटी है और ये थोड़ी चेंज होनी चाहिए. गवर्नमेंट में है फिर भी आपको डिसीजन लेना चाहिए. And it should not be that you treat your stakeholders as your subordinates. जैसे अभी गवर्नमेंट में कोई है, अगर वो काम कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो he is at equal footing with you. बिल्कुल. आप उसको एज अ पार्टनर ट्रीट कीजिए. अगर उसने कुछ आपको अपना ग्रीवांस से शेयर किया है, that has to be addressed properly. rather than उसका गोल मोल खिचड़ी बना के जवाब देना. You handle it. Face it and try to resolve the issues. तो उसमें एक इंजीनियर्स के लिए है कि there are good practices how to. जैसे अभी मैं आपको एक बताता हूँ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में तो इंडिया में काफी स्कोप है कि हम लोग प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. तो हम लोग जैसे प्रोजेक्ट का प्लानिंग करते हैं, है ना, वो फिर हम जो एक अपना कवर्ड रहती है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पूरा हम कवर्ड में डाल देते हैं. बस साइन हो गया, इसको अभी रख दो साइड, इसकी जरूरत नहीं. और फिर हमारे प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसको कवर्ड वापस खोलते हैं, लॉक उसका चाबी ढूंढते हैं, ताला ढूंढते हैं. पहले तो वही नहीं मिलता, फिर वो चाबी ताला मिलता है तो हम उसको खोलते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं. फिर पता पड़ता है इट इज टू लेट इन द डे. फिर फायर फाइटिंग चालू हो जाता है. तो इसके लिए कंटेम्पररी हमें एक
अपना प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी कि कैसे डिस्प्यूट को फेस किया जाए। पहली बात तो आजकल सॉफ्टवेयर्स भी रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, जैसे प्राइमा वगैरह हो गया प्लानिंग के लिए, एमएस प्रोजेक्ट हो गया। तो अगर आप जैसे भी कंस्ट्रक्शन में इतना काम हुआ है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन में क्या डिस्प्यूट होते हैं? कंस्ट्रक्शन में दो ही तरह के डिस्प्यूट होते हैं। या तो एक होता है कि आपका क्वांटम कितना काम हुआ है और कब हुआ है, तो डिले एंड कॉस्ट, है ना। तो यही दो मुद्दे रहते हैं। अगर आप जैसे वही कहा था, एक मुनिंदी लेके बैठे थे दिन के एंड में कि आज मेरे इतनी प्रोग्रेस की है, दोनों पार्टी साइन ऑफ कर दे, उसके बाद कोई डिस्प्यूट का स्कोप ही नहीं बचेगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम वेट एंड वॉच अप्रोच रखते हैं। 4 साल का प्रोजेक्ट 10 साल में होता है, 15 साल में होता है। 15 साल बाद कॉन्ट्रैक्टर अपने क्लेम्स रखता है, फिर अपना जो एम्प्लॉयर रहता है, अब वो तो क्लेम्स का क्या करे उसको समझ में नहीं आता है। देन थिंग्स गो इनटू लिटिगेशन। ओके, सो वी शुड अवॉइड थिंग्स गोइंग इनटू आईसीयू। तो आईसीयू के पहले ही हम उसको ट्रीट करें प्रॉपर्ली, so that the situation doesn't arise at all. So I think what you are advocating right now is to avoid litigations, to avoid going to lawyers, to avoid making it a legal thing. Yes. So I think engineers can do a lot there. They can document things well, they can put details, and they can confront when things are not going right. And if it can be corrected there, then it won't become serious issues later on. Is that correct? This is a very valid point which you have made. Yeah. Just to add one thing to it, that how engineers can tremendously contribute. Because see, litigation is a adversarial dispute resolution. Yeah. Where parties to contract after dispute becomes adversaries. वो अपना लॉयर का टीम लेके आएगा, आप अपना लॉयर का टीम लेके आएंगे, दोनों को सामने बिठा देंगे। अब लॉयर्स को तो इसी में इंटरेस्ट है कि यार जितना लंबा खींचे डिस्प्यूट उतनी ज्यादा फीस मिलेगी। तो उनका इंटेंट थोड़ी है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। बिल्कुल। तो आपको कुछ नॉन एडवर्सरियल मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी ऐसे बंदे को बिठाना पड़ेगा जो अपना वेस्टेड इंटरेस्ट लेके नहीं आए, जिसका रियली आपको इंटेंट है आपको हेल्प करे टू गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम बोथ पार्टीज। ना कि ऐसा एटमॉस्फेयर बना दे कि यार मेरे को तो इसकी शक्ल ही नहीं देखनी। बहुत सारे केसेस मतलब मैं बताऊं यही होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में भी जाते हैं तो वेयर द डील ब्रेक्स, then you get a team of lawyer with you, they will also get a team of lawyer with you, and they will keep on fighting. And believe me, 9 out of 10 I mean cases the deal doesn't get through. So you have to develop a conducive environment, and I think a lot of people in this alumni are at a very senior leadership role. They have done amazingly well. I mean, you are there, Ajay Patik is there, and I mean there's a lot of learn from them, lot of things to learn from them also. So yeah, I think we are only two. There are some hundreds of people and who are at a very high level in corporates and who really deal with projects. And I think what you are saying has a lot of meaning. Overall, what I am getting out of it, in general, is avoid litigation. Number one. Yes. So how to do that? So do your due diligence when you do a contract or you make tenders. उसको फॉलो करो, उसमें देखो क्या लिखा था, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और टाइमली उसको सवाल खड़ा किया जाए, टाइमली उसको ठीक कर लिया जाए, which is far better. Another thing that I am getting from you, which is implied but I want to get it validated, is that perhaps arbitration is a better way and we engineers can play a good role there.
Is my interpretation correct? Absolutely, it is not the better. Now, in the current scenario, it is the only way through which you can get relief. Okay. Yeah, because even if you go to courts, the court will send you back to arbitration. Okay. Yeah. So, or you wait for your grandchildren to grow, and after somebody drops dead, and then the grandchildren will reap benefits of what their earlier generations have done. So because courts there is no, I mean, they are so much overburdened. If I tell you the practical situation, अगर आप suit file करेंगे, but even I think you don't have to say. In general, everyone knows about it. Yes. And like there is a real sense that the law is only for rich and famous, because for them the court will be opened at 12 midnight, and there are people who get tarik pe tarik pe tarik, but it has become a joke. But so I think what I understood is you are telling us that thing will remain like this. Nothing is going to change overnight, but there are other ways of finding solutions. And so I think the whole session was very insightful for us, and I learned a lot, and I am sure our engineer friends and business people, and some of them I think do lot of tender work, lot of construction projects, and I think they would benefit, or they would like to talk to you. In fact, Rajput sir has already put in the chat box that he would like to talk to you later on. He has something to discuss with you. It will be my privilege and honor, sir. And I think I must share this. I am visiting BRC. I have been invited for the second time. BRC is conducting a workshop on techno-legal field, construction law. This is the second workshop. It will be a 2-day workshop. So I have been invited, and one of the senior counsel who is very close to me, and I have learned a lot of things from him, Mr. MP Rao. So we will be visiting BRC. And sir, one thing I think what we should also not get disappointed. I mean, things are like that, system is like that. System will always be like this only, but we have to make our way out of it. So it is not that only rich and affluent will get the date. So you have to find the right person who will get you the date. Will give you, but there should be some ethics also. So first you should know whether your case has merits or not. People, what unfortunate thing is that people are abusing the law. People have started abusing the law. Yeah, they use it किसी को फर्जी में for their own. ये मेरे को बहुत गलत लगता है. तो ये ना करके अगर हमें हमारे में फिर वही बोला, अगर आप सच है तो सच को आज क्या, तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, पर आपको पराजय नहीं देखना पड़ेगी, और आप अच्छे से अपना केस परस्यू करें. एंड आई विल टेल यू, वी आर फॉर्चुनेट, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक वेयर वी डोंट हैव गुड जजेस. वी आर ब्लेस्ड विद गुड जजेस इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. इनफैक्ट मैं आपको सर बोल रहा हूँ, बॉम्बे जैसी सिटी इज फॉर्चुनेट to have district level judges also who are finest. और आपको नो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आप जो परसेप्शन है ना कि हमें डेट पे डेट मिलता है, ये गलत है. कभी आप इंडोसी कोर्ट में जाके देखेंगे कि सिविल सूट कैसे चलता है. देयर कैन बी exceptions आर ऑलवेज देयर एवरीवेयर, बट नॉट अ सिंगल डे इज लॉस्ट. और बहुत सारी आई मीन ये कमियां एक्चुअली पार्टीज की रहती हैं. जज तैयार है पर पार्टी तैयार नहीं है, फिर आप कोर्ट को ब्लेम करेंगे. ये बात भी सही है. तो लाइक यू सेड कि मुझे तैयारी करके आना है कि पहला नंबर मेरा हो सकता है. सर प्रोसीजर ही ऐसा है ना, पहला नंबर आपका है, और अगर आपको कुछ डेट दी है, आपको एविडेंस फाइल करना है, या आपको इंस्पेक्शन करना है, आपको इशू ड्राफ्ट करने हैं, आपको इसमें एविडेंस देना है, तो इसका सब प्रोसीजर सेट है. पर आपने एक भी आपने डेट मिस कर दी या आपने लैप्स कर दिया. अब लोग क्या होते हैं, कहानियां बनाने लगते हैं कि जी हमें तो सर्विस ही नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट है ना, तो ये नहीं हुआ, सर्विस कीजिए, ये कीजिए.
तो वो those are all abuse of law तो है ही। तो मैं अब आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ चेतन कि अब जैसे तुम जाते हो, रिप्रेजेंट करते हो किसी से वन इंडिविजुअल अगेंस्ट ए बिल्डर, या तुम जब खड़े होते हो, जब तुमने कहा कि तुम रेलवेज के लिए खड़े हुए हो या डिफेंस के लिए खड़े हो और सामने बड़ी पार्टियां होती है और उनके जो तुम लॉयर्स के नाम बोल रहे हो, दे आर लाइक सम ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, डर नहीं लगता? ये मेरा सर इसमें क्या है, व्हेन यू आर इन कोर्ट यू आर एड्रेसिंग द कोर्ट, सो यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द कोर्ट। मैं लेफ्ट एंड राइट नहीं देखता कौन है, तो आई जस्ट फोकस ऑन द केस, फोकस ऑन द मेरिट्स। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक्चुअली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ आज ये फोरम से टू माय फैमिली एंड who has been neglected so far when since I have joined this profession, but they have supported me a lot. तो इसमें प्रिपरेशन की सर बहुत जरूरत है, आपको यानी इतना डेप्थ में जाना पड़ता है, कैसे आप आर्गुमेंट रखेंगे, कैसे रखेंगे। तो वो जैसे अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में भी अपेयर होता हूँ, मैं हाई कोर्ट में भी हो रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो रहा हूँ, और आई थिंक यू शुड बी ओपन माइंडेड एंड यू शुड टेल स्पेड अ स्पेड। अगर क्लाइंट को आप बोल रहे हैं नहीं है तो अननेसेसरली डोंट टेक फीस फ्रॉम क्लाइंट। अगर नहीं है उसके केस में मेरिट, आप क्लाइंट को बुरा भी लगेगा तो आपको उसमें बोल देना चाहिए, हाँ होना नहीं चाहिए शक, उसमें आपको बोल देना चाहिए। So that is the thing, and that is the benefit of being an engineer. So a lawyer is only a good courtsman, but इंजीनियर का फायदा यह है कि इंजीनियर हमेशा एक निर्माण का काम करता है, कंस्ट्रक्टिव। तो एक अपना कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करेगा सर। बिल्कुल। तो एक ये जस्ट मैं शेयर कर रहा था आपसे। सुपर। तो दोस्त आज बहुत कुछ सीखने को मिला, and I think many people would be interested when who are here and who will watch the recording, and sometimes these recordings are watched many people who are not from GECU but outside. And my last question to you, if someone wants your number, can I share it? Yes, you can very well share it, sir. No issues. Okay. I may not be, I mean, accessible sometimes because my routine is that on the working days I spend most of the time in court. So after 4 p.m. I generally respond to the messages. If I am not responding to the call, people can drop me a message. I can send ID also. So I have your permission now. So I am. Yes, obviously. But my upfront apology to if I am not responding. I will get back to you on the message. When you are saying my family doesn't get time, so obviously you are so busy that you can't respond to everyone. And but there is one thing which many people sometimes ask me, sir, I want to talk to Chetan, मेरा कोई issue है, मुझे कोई advice चाहिए. Sometimes it could be a professional work also, assignment also. Sometimes it is just कि चलो अपना ही बंदा है, उसके साथ जरा एक second opinion ले लेते हैं, है ना? Things like when we do somewhat things like this happen. So I'm just asking you, should I share your number? Yes, sir. You don't need permission for that. And what I also understand that not just litigation and representation, you also do workshops. So if some people want to do some kind of workshop, techno-legal understanding for their team in their corporates, in their companies, then also they can talk to you. Yes. In fact, contract management, drafting of contracts, understanding the nitty-gritty of contract law. I am always available. I have done trainings for companies like Torrent, for US multinational, BRC, Mazda Doc. I have been a visiting faculty for SCMHRD for almost 7 years. So I mean, it is always good to. I feel good to give back. So whatever it is always better to go to someone you can trust, because I am saying if you are from GECU, the basic trust is already there. Now they have heard you, so I think they have a better understanding who this guy is, and I think
and I think that's fantastic talking to you. So दोस्त, जैसा मैं कहता हूँ, जब यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं, बातचीत चलती रहेगी, ये एक संवाद है, तो वो खत्म होता नहीं है, कुछ सवाल उठेंगे, कुछ जवाब होंगे, हम फिर कभी मिलेंगे, किसी और फोरम में बात करेंगे. तो आज यहीं पर इसको एक पॉज देते हैं. एंड बात करके बहुत अच्छा लगा. इट एडेड लॉट ऑफ वैल्यू टू द कम्युनिटी. एंड सो शब्बा खैर. नहीं सर, लास्ट just 2 lines before we conclude. I am really grateful to you, Sanjay Khemesha, the alumni, senior alumni. You are taking time from your own profession and dedicated to the alumni and growth of this GECU alumni. That is highly appreciated, and thank you. I am really grateful from all of us and the whole Samvad team. People, like you said, there are many people who are involved, and it is a volunteered and selfless commitment. Not very often you see such contributions coming from people. In fact, I think ये GECU का जादू है दोस्त, और कुछ नहीं है. मैं कह रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे एक दूसरी यूनिवर्सिटी पे बैठा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ आपसे. And I think and to all our speakers who take time out, I'm telling you, sometimes people who are so busy, who are at such a high level, forget everyone else. Ajay Pathik, now he's CEO of a company, and but he's dedicating his time. I think that is amazing. And so yes, so I would say इट्स द स्पिरिट ऑफ GECU. हमारा GECU का एक मैजिक है, महाकाल की कृपा है जो इस कम्युनिटी पे बनी हुई है. तो हम सब निमित्त हैं, और जो अपने से बनता जाए करते जाए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, रियली ग्रेटफुल टू यू. यू विल मीट अगेन. यस. ओके, तो जय हिंद, जय भारत. और ये जादू बस यूं ही चलता रहे. इसी के साथ हम यहाँ पर पॉज लेते हैं. दोस्तों, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, बहुत बहुत आपका धन्यवाद. हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, और ये जादू चलता रहेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.